हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने जस्टिन गार्डन द्वारा लिखित सोफी के संसार का कांट भाग पढ़ा था। अब आगे प्राकृतवाद। रहस्य का मार्ग भीतर की ओर ले जाता है। हिल्डे ने भारी रिंग बाइडर को अपनी गोद में सरका दिया, फिर उसने उसे और आगे सरकाकर फर्श पर गिरा दिया। जब वह सोने गई थी तब की तुलना में कमरे में पहले से ही ज्यादा रोशनी हो चुकी थी। उसने घड़ी देखी, लगभग 3 बज रहे थे। वह कंबल ओढ़कर लेट गई और आंखें बंद कर ली। सोते सोते उसे यह ख्याल आया कि उसके पिता ने लिटिल रेड राइडिंग हुड और विनी यू द पू के बारे में लिखना क्यों शुरू किया था। अगली सुबह 11 बजे तक वह सोती ही रही। उसके शरीर में तनाव से उसे पता चला कि उसने पूरी रात गहन सपने देखे थे, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने क्या सपना देखा था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी बिल्कुल अलग ही दुनिया में थी। वह नीचे गई और नाश्ता बनाने लगी। उसकी माँ ने नीले रंग का जंप सूट पहन लिया था। वह नाव घर जाकर मोटर बोट पर काम करने के लिए तैयार थी, भले ही वह पानी में न तैर रही हो। लेकिन जब पिताजी लेबनान से लौटेंगे तो उसे ठीक ठाक हालात में होना जरूरी था। क्या आप नीचे आकर मेरी मदद करना चाहेंगी? मुझे पहले थोड़ा पढ़ना है। क्या मैं चाय और हल्का नाश्ता लेकर नीचे आऊं? सुबह के मध्य का समय। जब हिल्डे ने खाना खा लिया तो वह वापस अपने कमरे में गई, अपना बिस्तर ठीक किया और अपनी घुटनों के बल रिंग बाइडर रखकर आराम से बैठ गई। सोफी झाड़ियों के बीच से निकलकर उस विशाल बगीचे में पहुंच गई जिसे वह कभी अपना स्वर्ग मानती थी। पिछली रात आए तूफान के बाद चारों ओर टहनियाँ और पत्तियां बिखरी पड़ी थी। उसे ऐसा लगा कि तूफान और गिरी हुई टहनियों का लिटिल रेड राइडिंग हुड और विनी द पू से उनकी मुलाकात से कोई संबंध है। वह घर के अंदर गई। उसकी माँ अभी अभी घर लौटी थी और फ्रिज में सोडे की कुछ बोतल रख रही थी। मेज पर एक स्वादिष्ट दिखने वाला चॉकलेट केक रखा था। क्या हमारे घर कोई मेहमान आने वाले हैं? सोफी ने पूछा। वह लगभग भूल गई थी कि आज उसका जन्मदिन है। असली पार्टी तो अगले शनिवार को होगी, लेकिन मैंने सोचा कि आज भी थोड़ा जश्न मना लेना चाहिए। कैसे? मैंने जोआना और उसके माता पिता को आमंत्रित किया है। मेरे लिए उत्तम है। मेहमान 7:30 बजे से कुछ देर पहले ही पहुंचे। माहौल कुछ औपचारिक था। सोफी की माँ जोआना के माता पिता से सामाजिक तौर पर बहुत कम ही मिलती थी। कुछ ही देर में सोफी और जोआना गार्डन की पार्टी के निमंत्रण पत्र के लिए सोफी के कमरे में ऊपर चली गई। चूंकि अल्बर्टो नोक्स को भी आमंत्रित किया जाना था, इसीलिए सोफी को लोगों को दार्शनिक गार्डन पार्टी में आमंत्रित करने का विचार आया। जोआना को कोई आपत्ति नहीं थी। आखिर यह सोफी की पार्टी थी और आजकल थीम पार्टियां काफी चलन में थी। आखिरकार उन्होंने निमंत्रण पत्र तैयार कर लिया। इसमें उन्हें 2 घंटे लग गए और वे हंसना बंद ही नहीं कर पा रहे थे। प्रिय, आप सभी को 23 जून ग्रीष्मकालीन संध्या शनिवार को शाम 7 बजे 3 क्लोवर क्लोज में आयोजित होने वाले दार्शनिक उद्यान समारोह में आमंत्रित किया जाता है। आशा है कि इस शाम हम जीवन के रहस्यों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। कृपया गर्म स्वेटर और दर्शनशास्त्र की पहेलियों को सुलझाने के लिए उपयुक्त रचनात्मक विचार लेकर आएं। जंगल में आग लगने के खतरे के कारण दुर्भाग्यवश हम अलाव नहीं जला सकते, लेकिन सभी अपनी कल्पना की लो को बेरोक कटोक पहराने के लिए स्वतंत्र है। आमंत्रित अतिथियों से कम एक सच्चा दार्शनिक अवश्य होगा, इसीलिए यह समारोह पूरी तरह से निजी है। प्रेस के सदस्यों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। सादर, जोआना। इंग्ब्रिड सेन, आयोजन समिति, और सोफी अमुंडसेन, मेजबान। दोनों लड़कियां नीचे अपने माता पिता के पास गई, जो अब कुछ खुलकर बातें कर रहे थे। सोफी ने सुलेख वाली कलम से लिखा हुआ निमंत्रण पत्र मसौदा अपनी माँ को सौंप दिया। क्या आप 18 प्रतियां बना रही हैं? कृपया। यह पहली बार नहीं था जब उसने अपनी माँ से काम पर उसके लिए फोटोकॉपी करने के लिए कहा था। उसकी माँ ने निमंत्रण पत्र पढ़ा और फिर उसे जोआना के पिता को सौंप दिया। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? वह थोड़ी पागल हो रही है, जोआना के पिता ने कागज अपनी पत्नी को देते हुए कहा। लेकिन यह वाकई बहुत रोमांचक लग रहा है। मुझे खुद भी उस पार्टी में आने में कोई आपत्ति नहीं होगी। बार्बी ने निमंत्रण पत्र पढ़ा। फिर उसने कहा, वाह, क्या हम भी आ सकते हैं सोफी? तो चलिए 20 प्रतियां मान लेते हैं।
सोफी ने उनकी बात पर विश्वास करते हुए कहा। तुम पागल हो गई हो, जोआना ने कहा। उस रात सोने से पहले सोफी काफी देर तक खिड़की से बाहर देखती रही। उसे याद आया कि कैसे उसने एक बार अंधेरे में अल्बर्टो की आकृति की हल्की सी झलक देखी थी। 1 महीने से भी ज्यादा समय बीत चुका था। अब फिर से काफी रात हो चुकी थी, लेकिन वह गर्मी की एक बर्फीली रात थी। मंगलवार सुबह तक सोफी को अल्बर्टो से कोई खबर नहीं मिली। उसने उसकी मां के काम पर जाने के ठीक बाद फोन किया। सोफी अमुंडसेन और अल्बर्टो नोक्स। मैंने ऐसा सोचा था। मुझे खेद है कि मैंने पहले फोन नहीं किया, लेकिन मैं हमारी योजना पर कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। आप तभी अकेले रह सकती हैं और बिना किसी बाधा के काम कर सकते हैं जब मेजर पूरी तरह से आप पर ध्यान केंद्रित कर रहा हो। वह अजीब है। फिर मैंने खुद को छिपाने का मौका लपक लिया। आप समझ रहे हैं ना, दुनिया का सबसे बेहतरीन निगरानी तंत्र भी सीमित हो जाता है जब उसे सिर्फ एक ही व्यक्ति नियंत्रित करता है। मुझे आपका कार्ड मिल गया है। आपका मतलब निमंत्रण से है। क्या आप जोखिम उठाने की हिम्मत रखते हैं? क्यों नहीं? ऐसी पार्टी में कुछ भी हो सकता है। क्या तुम आ रहे हो? मैं जरूर आ रहा हूँ। लेकिन एक और बात है, क्या आपको याद है? क्या यह वही दिन है जब हिल्डे के पिता लेबनान से वापस आ रहे हैं? नहीं, दरअसल मैंने ऐसा नहीं किया। यह महज संयोग नहीं हो सकता कि आपको उसी दिन एक दार्शनिक उद्यान पार्टी आयोजित करने की अनुमति देता है जिस दिन वह बर्कले से अपने घर लौटता है। जैसा कि मैंने कहा, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। मुझे यकीन है उसने किया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। क्या आप आज सुबह मेजर के केबिन में आ सकते हैं? मुझे फूलों की क्यारियों से खरपतवार निकालने हैं। ठीक है, मान लीजिए 2 बजे। क्या आप आ सकते हैं? मैं वहां रहूंगा। जब सोफी पहुंची तो अल्बर्टो नोक्स फिर से सीढ़ी पर बैठा था। बैठ जाइए, उन्होंने कहा और तुरंत काम में जुट गए। पहले हमने पुनर्जागरण, बारोक काल और प्रबोधन काल की बात की। आज हम रोमांटिसिज्म की बात करने जा रहे हैं, जिसे यूरोप का अंतिम महान सांस्कृतिक युग कहा जा सकता है। हम इसके अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं। लंबी कहानी का अंत, मेरे बच्चे। क्या रोमांटिसिज्म इतने लंबे समय तक चला? यह 18वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ और 19वीं शताब्दी के मध्य तक चला, लेकिन 1850 के बाद कविता, दर्शन, कला, विज्ञान और संगीत का समाहित करने वाले संपूर्ण युगों की बात नहीं की जा सकती। क्या रोमांटिसिज्म उन युगों में से एक था? ऐसा कहा जाता है कि रोमांटिसिज्म यूरोप के जीवन के प्रति अंतिम साझा दृष्टिकोण था। इसकी शुरुआत जर्मनी से हुई, जो प्रबोधन काल के तर्क पर स्पष्ट बल की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। कांट और उनके शांत बौद्धिकवाद के बाद ऐसा लगा मानो जर्मन युवाओं ने राहत की सांस ली हो। उन्होंने इसे किससे बदला? नए प्रचलित शब्द थे, भावना, कल्पना, अनुभव और तड़प। प्रबुद्धता युग के कुछ विचारकों ने भावना के महत्व की ओर ध्यान दिलाया था, विशेष रूप से रूसो ने। लेकिन उस समय तक यह तर्क के प्रति झुकाव की आलोचना थी, जो पहले एक अंतरधारा थी। वह जब जर्मन संस्कृति की मुख्य धारा बन गई, तो क्या कांट की लोकप्रियता ज्यादा समय तक नहीं टिकी? खैर, ऐसा हुआ भी और नहीं भी। कई रोमांटिक कवियों ने खुद को कांट का उत्तराधिकारी माना, क्योंकि कांट ने यह स्थापित किया था कि दास डिंग एन सिच स्वयं के बारे में हमारा ज्ञान सीमित है। दूसरी ओर उन्होंने ज्ञान या बोध में अहम भूमिका निभाने के महत्व पर भी बल दिया था। अब व्यक्ति जीवन की व्याख्या अपने तरीके से करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र था। रोमांटिक कवियों ने इसका भरपूर फायदा उठाते हुए लगभग बेलगाम अहंकार पूजा की, जिससे कलात्मक प्रतिभा का महिमा मंडन शुरू हुआ। क्या ऐसे प्रतिभाशाली लोग बहुत थे? बीथोवेन एक अद्वितीय संगीतकार थे। उनका संगीत उनकी अपनी भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करता था। बीथोवेन एक तरह से स्वतंत्र कलाकार थे। बाक और हैंडल जैसे बारोक संगीत के उस्तादों के विपरीत, जिन्होंने अपनी रचनाएं ईश्वर की महिमा के लिए अधिकतर सख्त संगीत शैलियों में रची। मुझे केवल मूनलाइट सोनाटा और 5th सिम्फनी ही आती है, लेकिन आप जानते हैं कि मूनलाइट सोनाटा कितनी रोमांटिक है, और आप सुन सकते हैं कि बीथोवेन 5वीं सिम्फनी में
खुद को कितने नाटकीय ढंग से व्यक्त करते हैं। आपने कहा था कि पुनर्जागरण के मानवतावादी भी व्यक्तिवादी थे। हाँ, पुनर्जागरण और रोमांटिसिज्म के बीच कई समानताएं थी। इनमें से एक विशिष्ट समानता ज्ञान के लिए एक कला का महत्व था। कांट ने इसमें भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपने सौंदर्य शास्त्र में उन्होंने इस बात का अध्ययन किया कि जब हम किसी कलाकृति में सुंदरता से अभिभूत हो जाते हैं, उदाहरण के लिए, तो क्या होता है? जब हम केवल सौंदर्य बोध के अनुभव के लिए ही किसी कलाकृति में खुद को समर्पित कर देते हैं, तो हम दास डिंग एंड सिच के अनुभव के करीब पहुंच जाते हैं। तो क्या कलाकार कुछ ऐसा प्रदान कर सकता है जिसे दार्शनिक व्यक्त नहीं कर सकते? यह रोमांटिक कवियों का मत था। कांट के अनुसार कलाकार अपनी ज्ञान क्षमता का स्वतंत्र रूप से उपयोग करता है। जर्मन कवि शिलर ने कांट के इस विचार को आगे बढ़ाया। उन्होंने लिखा कि कलाकार की गतिविधि खेल की तरह है और मनुष्य तभी स्वतंत्र होता है जब वह खेलता है, क्योंकि तब वह अपने नियम स्वयं बनाता है। रोमांटिक कवियों का मानना था कि केवल कला ही हमें अव्यक्त के करीब ला सकती है। कुछ कवियों ने तो कलाकार की तुलना ईश्वर से भी की, क्योंकि कलाकार अपनी वास्तविकता का निर्माण उसी प्रकार करता है जैसा ईश्वर ने दुनिया के लिए किया है। ऐसा कहा जाता था कि कलाकार के पास ब्रह्मांड रचने वाली कल्पना थी। कलात्मक उन्माद की अवस्था में वह सपने और वास्तविकता के बीच की सीमा के घुलने का एहसास कर सकता था। युवा प्रतिभाओं में से एक नोवालिस ने कहा था कि दुनिया एक सपना बन जाती है और सपना हकीकत बन जाता है। उन्होंने मध्ययुगीन काल पर आधारित हेनरिक वॉन ऑफ्टेडिगेन नामक उपन्यास लिखा। 1801 में उनकी मृत्यु के समय में यह अधूरा रह गया था, लेकिन फिर भी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास था। यह युवा हेनरिक की कहानी है जो उस नीले फूल की तलाश में है जिसे उसने एक बार सपने में देखा था और तब से उसकी बहुत इच्छा रही है। अंग्रेजी रोमांटिक कवि कोलरिज ने भी इसी विचार को व्यक्त किया, कुछ इस तरह कहते हुए, अगर आप सो गए तो क्या होगा, और अगर नींद में आपने सपना देखा तो क्या होगा, और अगर सपने में आप स्वर्ग गए और वहां एक अनोखा और सुंदर फूल तोड़ा तो क्या होगा, और अगर जागने पर वह फूल आपके हाथ में हो तो क्या होगा? आह, फिर क्या होगा? कितना सुंदर है। दूर और अप्राप्य किसी चीज की यह लालसा रोमांटिक कवियों की विशेषता थी। वे बीते युगों जैसे मध्य युग के लिए तरसते थे, जिसका ज्ञानोदय के नकारात्मक मूल्यांकन के बाद अब उत्साहपूर्वक पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा था, और वे पूर्वी देशों जैसी रहस्यवाद से भरी दूर की संस्कृतियों के लिए तरसते थे, या फिर वे रात गोधूली प्राचीन खंडहरों और अलौकिक चीजों की ओर आकर्षित होते थे। वे जीवन के उस पहलू में लीन रहते थे जिसे हम आमतौर पर अंधकारमय, रहस्यमय और मायावी कहते हैं। मुझे तो यह एक रोमांटिक दौड़ लगता है। ये रोमांटिक कौन थे? रोमांटिकवाद मुख्य रूप से एक शहरी घटना थी। पिछली शताब्दी के पूर्वार्ध में वास्तव में यूरोप के कई हिस्सों में, विशेष रूप से जर्मनी में, एक समृद्ध महानगरीय संस्कृति थी। विशिष्ट रोमांटिक युवा पुरुष थे, अक्सर विश्वविद्यालय के छात्र। हालांकि वे हमेशा अपनी पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लेते थे। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से मध्यम वर्ग विरोधी था, और वे पुलिस या अपनी मकान मालकिन को उदाहरण के लिए असभ्य या सीधे दुश्मन कह सकते थे। वे कभी किसी रोमांटिक व्यक्ति को कमरा किराए पर देने की हिम्मत नहीं करता। लगभग 1800 में रोमांटिक विचारधारा के पहले पीढ़ी के लोग युवा थे, और हम वास्तव में रोमांटिक आंदोलन को यूरोप का पहला छात्र विद्रोह कह सकते हैं। रोमांटिक विचारधारा के लोग 150 साल बाद के हिप्पियों से बहुत अलग नहीं थे। तुम्हारा मतलब है फ्लावर पावर, लंबे बाल, गिटार बजाना और इधर उधर लेटना? हाँ, एक समय कहा जाता था कि आलस्य प्रतिभा का आदर्श है और सुस्ती रोमांटिक का गुण। रोमांटिक का कर्तव्य था कि वह जीवन का अनुभव करे या उससे दूर सपनों में खो जाए। रोजमर्रा के कामों की चिंता तो अज्ञानी लोग कर सकते थे। बायरन एक रोमांटिक कवि थे, है ना? हाँ, बायरन और शेली दोनों ही तथाकथित शैतानी शैली के रोमांटिक कवि थे। इसके अलावा बायरन ने रोमांटिक युग को उसका आदर्श वायरनिक नायक, एक अजनबी मुड्डी विद्रोही आत्मा
जीवन और कला दोनों में प्रदान किया। वायरन स्वयं जिद्दी और भावुक दोनों हो सकते थे और सुंदर होने के कारण वे फैशनेबल महिलाओं से घिरे रहते थे। सार्वजनिक गपशप में उनकी कविताओं के रोमांटिक कारनामों को उनके अपने जीवन से जोड़ा जाता था। लेकिन हालांकि उनके कई प्रेम संबंध थे, सच्चा प्यार उनके लिए नोवेलिस के नीले फूल की तरह ही मायावी और अप्राप्य बना रहा। नोवालिस ने 14 वर्षीय लड़की से सगाई की। 15वें जन्मदिन के 4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन नोवालिस अपने छोटे से जीवन के शेष समय तक उसके प्रति समर्पित रहे। क्या आपने कहा कि उसकी मृत्यु उसके 15वें जन्मदिन के 4 दिन बाद हुई? हाँ, आज मेरी उम्र 15 साल और 4 दिन हो गई है। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम सोफी था। क्या? हाँ, यह था। आप मुझे डरा रहे हैं। क्या यह महज एक संयोग हो सकता है? मैं सोफी नहीं कह सकती, लेकिन उसका नाम सोफी था। जारी रखिए। नोवालिस की मृत्यु मात्र 29 वर्ष की आयु में हो गई थी। वे उन युवा मृतकों में से एक थे। कई रोमांटिक कवियों की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई थी, आमतौर पर तपेदिक से। कुछ ने तो आत्महत्या कर ली। ओह, जो लोग बुढ़ापे तक जीवित रहे वे आमतौर पर 30 वर्ष की आयु के आसपास रोमांटिक होना छोड़ देते थे। उनमें से कुछ पूरी तरह से मध्यम वर्गीय और रूढ़िवादी बन गई, फिर वे दुश्मन के पाले में चले गए शायद। लेकिन हम रोमांटिक प्रेस के बारे में बात कर रहे थे। एक तरफा प्यार का विषय सबसे पहले 1774 में गोएथे ने अपने उपन्यास द सारोज ऑफ यंग वर्दर में पेश किया था। किताब का अंत इस तरह होता है कि जब युवा वर्थर अपनी प्रेमिका को नहीं पा पाता तो वह खुद को गोली मार लेता है। क्या इतनी दूर जाना जरूरी था? उपन्यास के प्रकाशन के बाद आत्महत्या की दर बढ़ गई और कुछ समय के लिए डेनमार्क और नॉर्वे में इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसीलिए रोमांटिक होना खतरों से खाली नहीं है, इसमें तीव्र भावनाएं शामिल है। जब आप रोमांटिक कहते हैं तो मुझे उन विशाल भूदृश्य चित्रों की याद आती है जिनमें घने जंगल और जंगली उबड़ खाबड़ प्रकृति दिखाई देती है, आदिमानव घूमते हुए कोहरे में। हाँ, रोमांटिसिज्म की एक विशेषता प्रकृति के प्रति यह तड़प थी और प्रकृति के रहस्य। और जैसा कि मैंने कहा, यह ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली चीज़ नहीं थी। आपको रूसो याद होंगे जिन्होंने प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया था। रोमांटिक कवियों ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया। रोमांटिसिज्म ज्ञानोदय के यांत्रिक ब्रह्मांड के प्रति एक प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा कहा जाता था कि रोमांटिसिज्म पुराने ब्रह्मांडीय चेतना के दृष्टिकोण के पुनर्जागरण का प्रतीक था। कृपया इसे समझाएं। इसका अर्थ है कि प्रकृति को समग्र रूप से देखना। रोमांटिक दार्शनिकों की जड़ें न केवल स्पिनोजा तक जाती थी बल्कि प्लोटिनस और पुनर्जागरण काल के दार्शनिकों जैसे जेकब वोहेम और जियोडार्नो ब्रूनो तक भी जाती थी। इन सभी विचारकों में एक बात समान थी, उन्होंने प्रकृति में एक दिव्य अहम का अनुभव किया। वे उस समय सर्वेश्वरवादी थे। डेस्कार्टेस और ह्यूम दोनों ने अहम और विस्तारित वास्तविकता के बीच एक स्पष्ट रेखा खींची थी। कांट ने भी संज्ञात्मक में और प्रकृति स्वयं में के बीच एक स्पष्ट अंतर स्थापित किया था। अब यह कहा जाने लगा कि प्रकृति एक विशाल में के अलावा कुछ नहीं है। रोमांटिक कवियों ने विश्व आत्मा या विश्व भावना जैसे भावों का प्रयोग किया। अच्छा, ऐसा है। रोमांटिक दर्शन के अग्रणी दार्शनिक शेलिंग थे जो 1775 से 1854 तक जीवित रहे। वे मन और पदार्थ को एकजुट करना चाहते थे। उनका मानना था कि संपूर्ण प्रकृति, मानव आत्मा और भौतिक वास्तविकता दोनों एक परम सत्ता या विश्व आत्मा की अभिव्यक्ति है। हाँ, बिल्कुल स्पिनोजा की तरह। शेलिंग ने कहा, प्रकृति दृश्यमान आत्मा है, आत्मा अदृश्य प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति में हर जगह एक संरचनात्मक आत्मा का आभास होता है। उन्होंने यह भी कहा कि पदार्थ शुक्त बुद्धि है। आपको इसे थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझाना होगा। शेलिंग ने प्रकृति में एक विश्व आत्मा देखी, लेकिन उन्होंने वही विश्व आत्मा मानव मन में भी देखी। प्राकृतिक और आध्यात्मिक वास्तव में एक ही चीज की अभिव्यक्ति है। हाँ, क्यों नहीं? इस प्रकार विश्व आत्मा को प्रकृति में
और अपने स्वयं के मन में भी खोजा जा सकता है। इसीलिए नोवालिस यह कह सकते हैं कि रहस्य का मार्ग भीतर की ओर जाता है। उनका तात्पर्य यह था कि मनुष्य अपने भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करता है और अपने भीतर प्रवेश करके ही संसार के रहस्यों के सबसे निकट पहुंचता है। यह बहुत ही प्यारा विचार है। कई रोमांटिक कवियों के लिए दर्शन प्रकृति का अध्ययन और कविता एक संश्लेषण का निर्माण करते हैं। अपने अटारी में बैठकर प्रेरणा से भरे छंदों की रचना करना और पौधों के जीवन या चट्टानों की संरचना का अध्ययन करना एक ही सिक्के के दो पहलू थे, क्योंकि प्रकृति कोई निर्जीव यंत्र नहीं है बल्कि एक जीवित विश्व आत्मा है। एक और शब्द और मुझे लगता है कि मैं भी रोमांटिक कवि बन जाऊंगा। नॉर्वे में जन्मे प्रकृतिवाद हेनरिक स्टेफेस, जिन्हें बर्गेलैंड ने नॉर्वे का द्विगत लॉरेंस पत्ता कहा था क्योंकि वे जर्मनी में बस गए थे, 1801 में जर्मन रोमांटिसिज्म पर व्याख्यान देने के लिए कोपरहेगन गए। उन्होंने रोमांटिक आंदोलन का वर्णन करते हुए कहा, कच्चे पदार्थ से जूझते हुए निरंतर प्रयासों से थककर हमने एक अलग रास्ता चुना और अनंत को गले लगाने की कोशिश की। हम अपने भीतर गए और एक नई दुनिया बनाई। तुम्हें यह सब कैसे याद रहता है? यह तो मामूली सी बात है बच्चे। चलिए, शेलिंग ने पृथ्वी और चट्टान से लेकर मानव मन तक प्रकृति के विकास को भी देखा। उन्होंने निर्जीव प्रकृति से अधिक जटिल जीवन रूपों में क्रमिक परिवर्तनों की ओर ध्यान दिलाया। यह आमतौर पर रोमांटिक दृष्टिकोण की विशेषता थी कि प्रकृति को एक जीव के रूप में या दूसरे शब्दों में एक ऐसी इकाई के रूप में माना जाता था जो अपनी जन्मजात क्षमताओं का निरंतर विकास करती रहती है। प्रकृति एक जीव की तरह अपनी फूल, पत्तियां और पंखुड़ियां खोल रही है, या जैसे कोई कवि अपनी कविताएं सुना रहा हो। क्या यह आपको अरस्तु की याद नहीं दिलाता? बिल्कुल सही। रोमांटिक प्राकृतिक दर्शन में अरस्तुवादी और नव प्लेटोवादी दोनों ही दृष्टिकोण झलकते थे। अरस्तु का प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं के प्रति यांत्रिक भौतिकवादियों की तुलना में अधिक जैविक दृष्टिकोण था। हाँ, मुझे भी यही लगा था। इतिहास के क्षेत्र में भी हमें ऐसे विचार ही देखने को मिलते हैं। रोमांटिक दार्शनिकों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ऐतिहासिक दार्शनिक जोहान गॉटफ्रीड बोन हेंडर थे, जिनका जीवन काल 1744 से 1803 तक रहा। उनका मानना था कि इतिहास निरंतरता, विकास और एक ऐसी निश्चित योजना से युक्त है। हम कह सकते हैं कि उनका इतिहास के प्रति दृष्टिकोण गतिशील था, क्योंकि वे इसे एक प्रक्रिया के रूप में देखते थे। प्रबुद्धता युग के दार्शनिकों का इतिहास के प्रति अक्सर स्थिर दृष्टिकोण रहा है। उनके अनुसार केवल एक ही सार्वभौमिक कारण था, जिनके विभिन्न कालों में कम या ज़्यादा मात्रा हो सकती थी। हेडर ने दिखाया कि प्रत्येक ऐतिहासिक युग का अपना आंतरिक मूल्य होता है और प्रत्येक राष्ट्र का अपना चरित्र या आत्मा होती है। प्रश्न यह है कि क्या हम अन्य संस्कृतियों के साथ स्वयं को जोड़ सकते हैं? इसलिए जिस प्रकार हमें किसी दूसरे व्यक्ति की स्थिति से खुद को जोड़कर देखना पड़ता है ताकि हम उन्हें बेहतर ढंग से समझ सकें, उसी प्रकार हमें अन्य संस्कृतियों से भी खुद को जोड़कर देखना पड़ता है ताकि हम उन्हें समझ सकें। आजकल इसे स्वाभाविक माना जाता है, लेकिन रोमांटिक काल में यह एक नया विचार था। रोमांटिसिज्म ने राष्ट्रीय पहचान की भावना को मजबूत करने में मदद की। यह कोई संयोग नहीं है कि नॉर्वे का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष ठीक उसी समय 1814 में फला फूला। अच्छा, ऐसा? क्योंकि रोमांटिसिज्म में कई क्षेत्रों में नए दृष्टिकोण शामिल थे, इसलिए रोमांटिसिज्म के दो रूपों में अंतर करना आम बात है। एक है जिसे हम सार्वभौमिक रोमांटिसिज्म कहते हैं, जो उन रोमांटिक कवियों को संदर्भित करता है जो प्रकृति, विश्व, आत्मा और कलात्मक प्रतिभा में लीन थे। रोमांटिसिज्म का यह रूप सबसे पहले विशेष रूप से 1800 के आसपास आया, जर्मनी के जेन शहर में फला फूला। और दूसरी शैली तथा कथित राष्ट्रीय रोमांटिकवाद है, जो कुछ समय बाद विशेष रूप से हाइडेलबर्ग शहर में लोकप्रिय हुई। राष्ट्रीय रोमांटिकवादियों की मुख्य रुचि जनता के इतिहास, जनता की भाषा और जनता की संस्कृति में थी, और जनता को एक ऐसे जीव के रूप में देखा जाता था जो अपनी अंतर्निहित क्षमता को प्रकट करता है, ठीक प्रकृति और इतिहास की तरह।
मुझे बताओ तुम कहाँ रहते हो और मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कौन हो। रोमांटिसिज्म के इन दो पहलुओं को जोड़ने वाली मुख्य बात जीव शब्द था। रोमांटिसिज्म के अनुयायी पौधे और राष्ट्र दोनों को जीवित जीव मानते थे। काव्य रचना भी एक जीवित जीव थी, भाषा एक जीव थी, यहाँ तक कि संपूर्ण भौतिक जगत को भी एक जीव माना जाता है। इसीलिए राष्ट्रीय रोमांटिसिज्म और सार्वभौमिक रोमांटिसिज्म के बीच कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है। विश्व आत्मा लोगों को लोकप्रिय संस्कृति में उतने ही विद्यमान थी जितनी प्रकृति और कला में। अच्छा, हर्डर ने कई देशों के लोकगीतों को लोगों की आवाज़ें शीर्षक से संकलित करके इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई थी। उन्होंने लोक कथाओं को लोगों की मातृभाषा तक कहा था। ग्रीम बंधुओं और अन्य लेखकों ने हाइडेलबर्ग में लोकगीतों और परियों की कहानियों का संग्रह शुरू किया। आप ग्रीम परिवार की परी कथाओं के बारे में अवश्य जानती होगी। ओह ज़रूर, स्नो वाइट एंड द सेवन ड्राफ्ट, रूम्पेलिस्टल्ट स्किन, द फ्रॉग प्रिंस, हैसेल एंड ग्रेटेल और भी बहुत कुछ। नॉर्वे में हमारे पास असबयोर्नसेन और मो थे जिन्होंने देश भर में घूमकर लोक कथाओं का संग्रह किया। यह एक रसीले फल की कटाई करने जैसा था जो अचानक स्वादिष्ट और पौष्टिक पाया गया हो, और यह अत्यंत आवश्यक था। फल पहले ही गिरने लगे थे। लोकगीतों का संग्रह किया गया। नॉर्वेजियन भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू हुआ। पुराने मिथकों और गाथाओं को फिर से खोजा गया और पूरे यूरोप के संगीतकारों ने लोक संगीत और कला संगीत के बीच खाई को पाटने के प्रयास में अपनी रचनाओं में लोक धुनों को शामिल करना शुरू कर दिया। कला संगीत क्या है? कलात्मक संगीत वह संगीत है जिसकी रचना किसी विशेष व्यक्ति द्वारा की जाती है, जैसे बीथोवन। लोक संगीत किसी विशेष व्यक्ति द्वारा नहीं लिखा जाता, यह लोगों से उत्पन्न होता है। इसलिए हम यह ठीक से नहीं जानते कि विभिन्न लोक धुनें कब से चली आ रही है। हम लोक कथाओं और कला कथाओं के बीच भी इसी प्रकार अंतर करते हैं। तो कला की कहानियाँ क्या है? ये कहानियाँ हैंस क्रिश्चियन एंडरसन जैसे लेखक द्वारा लिखी गई है। परिकथा विधा को रोमांटिक कवियों ने बड़े उत्साह से पोषित किया। इस विधा के जर्मन उस्तादों में से एक ईटीएन होफमैन थे। मैंने होफमैन की कहानियों के बारे में सुना है। परिकथा रोमांटिक कवियों का परम साहित्यिक आदर्श थी, ठीक उसी प्रकार जैसे बारोक काल का परम कला रूप रंगमंच था। इससे कवि को अपनी रचनात्मक को पूरी तरह से व्यक्त करने का अवसर मिला। वह एक काल्पनिक ब्रह्मांड के भगवान की भूमिका निभा सकता था। बिल्कुल सही। और यह सारांश प्रस्तुत करने का अच्छा समय है। आगे बढ़ो। रोमांटिसिज्म के दार्शनिकों ने विश्व आत्मा को एक अहम के रूप में देखा, जिसने लगभग स्वपिल अवस्था में दुनिया की हर चीज का सृजन किया। दार्शनिक फिक्टे ने कहा कि प्रकृति एक उच्चतर अचेतन कल्पना से उत्पन्न होती है। शेलिंग ने स्पष्ट रूप से कहा कि दुनिया ईश्वर में है। उनका मानना था कि ईश्वर उनके कुछ अंशों से अवगत है, लेकिन प्रकृति के कुछ अन्य पहलू भी हैं जो ईश्वर में अज्ञात का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि ईश्वर का भी एक अंधकारमय पक्ष है। यह विचार आकर्षक और डरावना दोनों है। यह मुझे बर्कले की याद दिलाता है। कलाकार और उसके काम के बीच के रिश्तों को भी ठीक इसी नजरिए से देखा गया। परिकथा ने लेखक को अपनी ब्रह्मांड रचना करने वाली कल्पना का भरपूर इस्तेमाल करने की आज़ादी दी, और यहाँ तक कि रचनात्मक प्रक्रिया भी हमेशा पूरी तरह से सचेत नहीं होती थी। लेखक को यह अनुभव हो सकता था कि उसकी कहानी किसी सहज शक्ति द्वारा लिखी जा रही है। लिखते समय वह व्यवहारिक रूप से सम्मोहन जैसी अवस्था में हो सकता है। वह कर सकेगा, हाँ, लेकिन फिर वह अचानक भ्रम को तोड़ देता है। वह कहानी में हस्तक्षेप करता और पाठक का व्यंग्यात्मक टिप्पणी करता, ताकि पाठक को कम से कम क्षण के लिए यह याद दिलाया जा सके, आखिरकार यह सिर्फ एक कहानी ही तो है। अच्छा, ऐसा है। साथ ही लेखक अपने पाठक को यह याद दिला सकता है कि काल्पनिक ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाला वही व्यक्ति है। इस प्रकार के भ्रम को रोमांटिक विडंबना कहा जाता है। उदाहरण के लिए हेनरिक इब्सन पीर गाइड ने एक पात्र से यह कहलवाते हैं, 5वें अंक के मध्य में कोई मर नहीं सकता। दरअसल यह बहुत ही मज़ेदार बात है।
असल में वह यह कहना चाह रहा है कि वह सिर्फ एक काल्पनिक किरदार है। यह कथन इतना विरोधाभासी है कि हम निश्चित रूप से एक नए खंड के साथ इस पर जोर दे सकते हैं। उससे आपका क्या मतलब है? अरे कुछ नहीं सोफी, लेकिन हमने ये ज़रूर कहा था कि नोवालिस की मंगेतर का नाम भी तुम्हारी तरह सोफी था और उसकी मृत्यु मात्र 15 साल और 4 दिन की उम्र में हो गई थी। तुम मुझे डरा रहे हो, क्या तुम्हें यह नहीं पता? अल्बर्टो पत्थर जैसे चेहरे के साथ घूरता रहा। फिर उसने कहा, लेकिन आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका अभी वही हश्र होगा जो नोवालिस की मंगेतर का हुआ था। क्यों नहीं? क्योंकि अभी कई और अध्याय बाकी है। आप क्या कह रहे हैं? मेरा कहना यह है कि सोफी और अल्बर्टो की कहानी पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति सहज रूप से जान जाएगा कि कहानी के अभी कई पन्ने बाकी हैं। हम अभी केवल रोमांटिक वाद तक ही पहुंचे हैं। तुम मुझे चक्कर दिला रहे हो। असल में मेजर ही हिल्डे को चक्कर दिलाने की कोशिश कर रहा था। ये उसके लिए अच्छा नहीं है ना? नया भाग। अल्बर्टो ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि एक लड़का जंगल से दौड़ता हुआ बाहर आया। उसके सिर पर पगड़ी थी और वह एक तेल का दीपक लिए हुए था। सोफी ने अल्बर्टो का हाथ पकड़ लिया। वो कौन है? उसने पूछा। लड़के ने खुद ही जवाब दिया, मेरा नाम अलादीन है और मैं लेबनान से आया हूँ। अल्बर्टो ने उसे कड़े शब्दों में देखा। और तुम्हारे दीपक में क्या है? लड़के ने दीपक को रगड़ा और उसमें से एक घना बादल उठा जिसने एक आदमी की आकृति का रूप ले लिया। उसकी दाढ़ी अल्बर्टो जैसी काली थी और उसने नीली टोपी पहन रखी थी। दीपक के ऊपर तैरते हुए उसने कहा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो हिल्डे? मुझे लगता है कि अब जन्मदिन की शुभकामनाएं देने का समय नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता था कि लेबनान में मुझे बर्कले और दक्षिण का इलाका किसी परिलोक जैसा लगता है। कुछ ही दिनों में आपसे वही मुलाकात होगी। ऐसा कहते ही वह आकृति फिर से बादल बन गई और दीपक में समा गई। पगड़ी पहने लड़के ने दीपक को अपने बगल में दबाया और दौड़कर बाहर चला गया और वह जंगल में गया और गायब हो गया। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा, सोफी ने कहा। एक मामूली सी बात है मेरी प्यारी। दीपक की आत्मा ने बिल्कुल हिल्डे के पिता की तरह बात की। ऐसा इसीलिए था क्योंकि वह हिल्डे के पिता समान थे। लेकिन तुम और मैं और हमारे आसपास की हर चीज मेजर के मन में गहराई से बसी हुई है। शनिवार 28 अप्रैल की देर रात है और मेजर के आसपास संयुक्त राष्ट्र के सभी सैनिक सो रहे हैं। मेजर हालांकि अभी भी जाग रहा है, नींद के करीब है, लेकिन उसे वह किताब पूरी करनी है जो उसे हिल्डे को उसके 15वें जन्मदिन पर उपहार में देनी है। इसलिए उसे काम करना पड़ता है सोफी। इसीलिए बेचारा आदमी शायद ही आराम कर पाता है। मैं हार मानती हूँ। नया अनुभाग। सोफी और अल्बर्टो छोटी झील के उस पार देख रहे थे। अल्बर्टो मानो किसी समाधि जैसी अवस्था में था। थोड़ी देर बाद सोफी ने हिम्मत करके उसका कंधा हल्का सा हिलाया। क्या तुम सपना देख रहे थे? हाँ, वह वहां सीधे तौर पर दखल दे रहा था। आखिरी कुछ पैराग्राफ उसने अक्षरशः लिखवाए थे। उसे खुद पर शर्म आनी चाहिए, लेकिन अब उसने अपनी पोल खोल दी है और सबके सामने आ गया है। हम जानते हैं कि हम अपनी जिंदगी एक किताब में जी रहे हैं जिसे हिल्डे के पिता जन्मदिन के तोहफे के रूप में हिल्डे को घर भेजेंगे। तुमने सुना मैंने क्या कहा? खैर, ये मैंने नहीं कहा। अगर आपकी बात सच है तो मैं किताब से दूर भाग जाऊंगी और अपना रास्ता खुद बना लूंगी। मैं यही योजना बना रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कि ऐसा हो सके हमें हिल्डे से बात करने की कोशिश करनी होगी। वह हमारे कहे हर शब्द को पढ़ लेती है। एक बार जब हम यहाँ से भागने में सफल हो जाएंगे तो उससे संपर्क करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें इस अवसर का अभी लाभ उठाना चाहिए। अब हम क्या कहें? मुझे लगता है मेजर अपने टाइपराइटर पर ही सो जाने वाले हैं। हालांकि उनकी अंगुलियां अभी भी कीबोर्ड की कुंजियों पर तेजी से दौड़ रही है। यह एक डरावना विचार है। यह वह क्षण है जब वह कुछ ऐसा लिख सकता है जिसका उसे बाद में पछतावा होगा और उसके पास सुधार करने के लिए कोई तरल पदार्थ नहीं है। यह मेरी योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोई भी उसे नुकसान न पहुंचाए। मेजर को एक बोतल करेक्शन फ्लूइड दो। उसे मुझसे एक भी कवर अप स्ट्रिप नहीं मिलेगी।
मैं उस बेचारी लड़की से अभी और यही अपील कर रही हूँ कि वह अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करे। उसे शर्म आनी चाहिए कि वह उसके स्वार्थी और मनमोजी खेल को देखकर आनंदित हो रही है। काश वह यहाँ होता तो हम उसे अपने आक्रोश का स्वाद चखाते, लेकिन यह यहाँ नहीं है। यह भावना और मन से यहाँ मौजूद है, लेकिन वह लेबनान में सुरक्षित रूप से छिपे हुए हैं। हमारे आसपास सब कुछ मेजर का अहंकार है, लेकिन वह यहाँ जो दिख रहा है उससे कहीं अधिक है। हम तो मेजर की आत्मा में मात्र परछाई हैं, और किसी परछाई के लिए अपने स्वामी सोफी के विरुद्ध विद्रोह करना आसान नहीं होता। इसके लिए धूर्तता और रणनीति दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे पास हिल्डे को प्रभावित करने का अवसर है। केवल एक देवदूत ही ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है। हम हिल्डे से कह सकते हैं कि घर आते ही वह उसे खरी खोटी सुना दे। वह उसे कह सकती है कि वह बदमाश है। वह उसकी नाव तोड़ सकती है, या कम से कम लालटेन तो तोड़ ही सकती है। अल्बर्टो ने सिर हिलाया। फिर उसने कहा, वह उससे भाग भी सकती है। यह उसके लिए हमारे मुकाबले कहीं ज्यादा आसान होगा। वह मेजर का घर छोड़कर कभी वापस न लौटे। क्या यह उस मेजर के लिए उचित नहीं होगा जो हमारे खर्चे पर अपनी ब्रह्मांड सृजनकारी कल्पना से खेलता है? मैं इसकी कल्पना कर सकता हूँ। मेजर हिल्डे की तलाश में पूरी दुनिया घूमता है, लेकिन हिल्डे हवा में गायब हो गई है, क्योंकि वह ऐसे पिता के साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती जो अल्बर्टो और सोफी के खर्चे पर मूर्खतापूर्ण हरकतें करता है। हाँ, यही बात है, बेवकूफ़ी भरी हरकतें करता है। मेरा मतलब यही था कि वह अपने जन्मदिन के मनोरंजन के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सोफी, उसे सावधान रहना चाहिए। हिल्डे भी सावधान थी। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या आप यहीं बैठे रहेंगे जब तक चिराग से कोई जिन्न नहीं निकलता? जरा कल्पना कीजिए कि हमारे साथ जो कुछ भी घटित होता है वह किसी और के मन में घटित होता है। हम वही मन हैं। इसका अर्थ है कि हमारी कोई आत्मा नहीं है, हम किसी और की आत्मा हैं। अब तक हम दार्शनिक रूप से परिचित विषय पर हैं। बर्कले और शेलिंग दोनों ही इस बात पर उत्सुक हो जाएंगे। और अब यह संभव है कि यह आत्मा हिल्डे मोरल क्लांग के पिता की ही हो। वह लेबनान में अपनी बेटी के 15वें जन्मदिन के लिए दर्शन शास्त्र पर एक किताब लिख रहे हैं। जब हिल्डे 15 जून को जागती है तो उसे वह किताब अपने बिस्तर के पास रखी मेज पर मिलती है, और अब वह और कोई भी नहीं हमारे बारे में पढ़ सकता है। लंबे समय से यह सुझाव दिया जा रहा है कि इस उपहार को दूसरों के साथ साझा किया जा सकता है। हाँ, मुझे याद है। मैं अब आपसे जो कह रहा हूँ उसे हिल्डे पढ़ेगी, क्योंकि लेबनान में उसके पिता ने एक बार कल्पना की थी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि लेबनान में है। कल्पना कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि वह लेबनान में था। सोफी का सिर चकरा रहा था। उसने बर्कले और रोमांटिक कवियों के बारे में सुनी हुई बातें याद करने की कोशिश की। अल्बर्टो नोक्स ने आगे कहा, लेकिन उन्हें इस वजह से इतनी घमंडी नहीं होना चाहिए। वे ऐसे लोग हैं जिन्हें हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि हंसी उनके गले में अटक सकती है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हिल्डे और उसके पिता? क्या हम उन्हीं के बारे में बात नहीं कर रहे थे? लेकिन उन्हें इतना आत्मविश्वास क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यह संभव है कि वे भी मन के अलावा और कुछ नहीं है। वे कैसे हो सकते हैं? अगर बर्कले और रोमांटिक कवियों के लिए यह संभव था तो उनके लिए भी संभव होना चाहिए। शायद वह मुख्य पात्र भी उनके और हिल्डे के बारे में लिखी गई एक किताब में एक परछाई मात्र है, जो हमारे बारे में भी है, क्योंकि हम उनके जीवन का हिस्सा हैं। यह तो और भी बुरा होगा। इससे हम मात्र परछाइयों की भी परछाइयां बनकर रह जाएंगे। लेकिन यह संभव है कि कोई बिल्कुल अलग लेखक कहीं संयुक्त राष्ट्र के मेजर अल्बर्ट नेक के बारे में एक किताब लिख रहा हो, जो अपनी बेटी हिल्डे के लिए एक किताब लिख रहे हैं। यह किताब अल्बर्टो नोक्स नाम के एक व्यक्ति के बारे में है, जो अचानक क्लोवर क्लोज स्थित सोफी अमुंडसेन को विनम्र दार्शनिक व्याख्यान भेजना शुरू कर देता है। क्या आप ऐसा मानते हैं? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि यह संभव है। हमारे लिए वह रचयिता एक छिपा हुआ ईश्वर होगा। हालांकि हम जो कुछ भी हैं और जो कुछ भी कहते हैं और करते हैं वह सब उसी से उत्पन्न होता है,
लेकिन क्योंकि हम वही हैं, इसीलिए हम उसके बारे में कभी कुछ और नहीं जान पाएंगे। हम सबसे भीतरी दायरे में हैं। अल्बर्टो और सोफी काफी देर तक चुपचाप बैठे रहे। अंत में सोफी ने चुप्पी तोड़ी, लेकिन अगर वाकई कोई लेखक लेबनान में हिल्डे के पिता के बारे में कहानी लिख रहा है, ठीक वैसे ही जैसे वह हमारे बारे में कहानी लिख रहा है, हाँ, तो शायद लेखक को भी घमंडी नहीं होना चाहिए। आपका क्या मतलब है? वह कहीं बैठा है, हिल्डे और मुझे अपने दिमाग की भीतर की गहराइयों में कहीं छिपाए हुए हैं। क्या यह संभव नहीं है कि वह भी किसी उच्चतर चेतना का हिस्सा हो? अल्बर्टो ने सिर हिलाया। बिल्कुल सोफी, यह भी एक संभावना है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि उन्होंने हमें यह दार्शनिक बातचीत करने की अनुमति इसीलिए दी है ताकि इस संभावना को प्रस्तुत किया जा सके। वे इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि वे भी एक असहाय परछाई है, और यह किताब जिसमें हिल्डे और सोफी दिखाई देती है, वास्तव में दर्शन शास्त्र की एक पाठ्य पुस्तक है। एक पाठ्य पुस्तक? क्योंकि हमारी सभी बातचीत, हमारे सभी संवाद, हाँ, वास्तव में एक लंबा एकालाप ही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मन और आत्मा में विलीन हो रहा है। मुझे खुशी है कि अभी भी कुछ दार्शनिक बच्चे हैं। थेल्स, एम्पेडोकल्स और डेमोक्रिटस के साथ इतने गौरव के साथ शुरू हुआ। दर्शन यहाँ अटक नहीं सकता, है ना? बिल्कुल नहीं। मुझे अभी भी आपको हेगेल के बारे में बताना है। वह पहले दार्शनिक थे जिन्होंने दर्शन को बचाने की कोशिश की, जब रोमांटिक दार्शनिकों ने सब कुछ आध्यात्मिकता में विलीन कर दिया था। मैं बहुत उत्सुक हूँ ताकि आगे किसी भी आत्मा या परछाई से हमारा ध्यान न भटके। अंदर जाओ, वैसे भी यहाँ ठंड बढ़ रही है। अगला अध्याय। तो दोस्तों, यह था जस्टिन गार्डन द्वारा लिखित प्राकृतवाद। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब फॉर मोर।